नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। इस शो में हम आपसे जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, उनकी बात करते हैं और सीधे सवाल पहुंचाते हैं सरकार और प्रशासन के पास ताकि उन परिस्थितियों में सुधार हो सके। तो आज के बुलेटिन में आपके लिए क्या खास रहेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे रोहिणी कोर्ट में हुए शूट आउट की, जिसमें दो गैंग्स के बीच की आपसी रंजिश में 40 राउंड फायरिंग हुई। देश की राजधानी दिल्ली में आज ये घटना हुई है। आधे घंटे तक फायरिंग होती रही, 40 राउंड फायरिंग, और इसके बाद क्या हुआ उसकी पूरी डिटेल आगे होगी। लेकिन इसके अलावा बुलेटिन में मुंबई से सटे थाने की खबर भी होगी, जहां एक मासूम को 33 दरिंदे 8 महीने तक नोचते रहे और किसी को कुछ पता तक नहीं चला। रोहिणी कोर्ट में आज गोलियों की आवाज से देश की राजधानी दिल्ली दहल उठी। पहले दो गैंग्स के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें एक बदमाश की मौत हो गई और फिर दिल्ली पुलिस ने शूट आउट में 2 बदमाशों को मार गिराया। इन सब के बीच रोहिणी कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। करीब 30 मिनट तक ये परिस्थितियां ऐसे रहीं, जहां कोर्ट कैंपस में था वहीं रुक गया। एक के बाद एक अगर आप इन 6 वीडियोस पर नजर डालेंगे तो उस दौरान वहां क्या हालात थे ये आप समझ पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कोर्ट के भीतर ये सब कुछ हुआ, कोर्ट परिसर में ये सब कुछ हुआ, आखिर ऐसे में सुरक्षा में ये कितनी बड़ी चूक है कि बदमाश वकील की ड्रेस पहनकर पहुंच जाते हैं, उनके पास हथियार है, उनके पास गोलियां मौजूद है, बंदूक मौजूद है, और ये सब कुछ दिन दहाड़े हो जाता है और ये अपनी साजिश में कामयाब भी हो जाते हैं। अरे एडवोकेट को बचा लो बेचारी को। मारा किसने? जल्दी कर लगता है ना इसको उठा। मैडम मैडम अरे तो ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये देश की राजधानी दिल्ली में आप देख रहे हैं, जहां 30 मिनट तक 40 राउंड फायरिंग हुई है और हाई सिक्योरिटी रोहिणी कोर्ट के भीतर ये सब कुछ कैसे हो गया, इस पर सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने भी बदमाशों की फायरिंग का जवाब दिया और 2 बदमाशों को मार गिराया, लेकिन इस फायरिंग में कुख्यात बदमाश गोगी मारा गया जो टारगेट पर था। कहा यह जा रहा है कि कुख्यात बदमाश गोगी को मारने के लिए ही ये दूसरा गुट आया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने वकील की ड्रेस में गोगी पर हमला किया। लेकिन सबसे बड़े सवाल यहां पर यह उठ रहे हैं कि कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि अगर बदमाशों के लिए इस तरह की साजिश को, इस तरह की वारदात को अंजाम देना मुमकिन है, तो आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे में कितनी और घटनाएं ऐसी हो सकती हैं। किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए वहां क्या इंतजाम थे, उन इंतजामों पर सबसे बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। क्योंकि अदालत परिसर के भीतर जब यह खौफनाक मंजर घटा है तो उसने देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति के जहन में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बार फिर आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि आज रोहिणी कोर्ट परिसर में हुआ क्या। फायरिंग नंबर 1, बचा लो बेचारी को। फायरिंग नंबर 2, फायरिंग नंबर 3, फायरिंग नंबर 4 और ये फायरिंग नंबर 5। ताबड़तोड़ 8 राउंड फायरिंग के बाद दिल्ली की रोहिणी कोर्ट दहल उठी। दोपहर का वक्त था। कोर्ट रूम और कोर्ट परिसर में लोगों की अच्छी खासी भीड़। तभी 2 गैंग के बीच फायरिंग होने लगी। एक के बाद एक गोलियों की आवाज से कोर्ट परिसर थर्रा उठा। सबसे पहले एक साथ स्क्रीन पर इन 6 तस्वीरों को देखिए। प्रहरियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए हमलावर वकील के ड्रेस में आया और रणनीति के मुताबिक पहले घेरा और फिर दूसरे गैंग पर गोलियां दाग। इसके ठीक बाद दिल्ली पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला। इन सब के बीच कोर्ट कैंपस में सिर्फ गोलियों की आवाज आ रही थी। अब इस तस्वीर को देखिए। दिल्ली पुलिस कैसे फ्रंट पर आई, फिर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। कमरे के भीतर बदमाश छिपे थे, वहीं से गोली चला रहे थे। दिल्ली पुलिस के जवान दरवाजे पर खड़े होकर जवाब दे रहे थे। फिर दूसरी तस्वीर देखिए।
कैसे पुलिस का एक जवान तेजी से घूमता है, इन सब के बीच भी गोलियां चलती रहती हैं। एक के बाद एक कई गोली के बाद 2 बदमाशों की मौत हुई। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कैसे रहे होंगे। सामने दिख रहे दरवाजे पर एक पुलिस का जवान बिल्कुल मोर्चा संभाले हुए है। पीछे कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं और पीछे से गोलियों की आवाज आ रही है। करीब आधे घंटे तक रोहिणी कोर्ट परिसर में गोलियों की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। कोर्ट में पेशी पर आए बदमाश जितेंद्र गोगी टिल्लू गोगी के साथ गैंगवॉर में मारा गया। फिर पुलिस की फायरिंग में 2 और बदमाशों की मौत हो गई। ये सब कुछ करीब आधे घंटे के अंदर हुआ। आज ये मामला हमारी कोर्ट नंबर 207 के अंदर ये घटना हुई है, जिसमें चलती हुई कोर्ट में अपराधियों ने वकील की ड्रेस में पहुंचकर और वहां पर गोलीबारी की, जिसमें एक कुख्यात अपराधी जो भी था उसको गोली लगी और वहां पर हमारी एक महिला एडवोकेट साथी को भी गोली लगी है। जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा, ये सुरक्षा में चूक का बहुत ही बड़ा मामला है कि अगर कोर्ट के अंदर हमारा जज, हमारे जज साहब, हमारे वकील सुरक्षित नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा इस देश में सुरक्षा व्यवस्था पे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इस व्यवस्था को सुधार करना चाहिए। इस बीच पूरे कोर्ट कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पूरी घटना के बाद अब रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। इधर दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये पूरा मामला गैंगवॉर का है। घटना के कुछ देर बाद मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना भी गए, हालात का जायजा लिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस केस की जांच कर रही है। और कोर्ट में क्या कुछ हुआ है ये आपको एक बार फिर बता दें यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि ये जो कुछ भी परिस्थितियां आज हुई हैं ये बहुत बड़े सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े करती हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं ये तस्वीर जहां पर आप ये प्रवेश द्वार देख रहे हैं और ये जो पोजीशन है जो आप रेड मार्क्स यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये 2 बदमाश मौजूद थे और जितेंद्र गोगी उसकी पोजीशन यहां पर थी और जितेंद्र गोगी पर ही क्योंकि अटैक हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि यहां से स्टाफ और जजेस की दूरी कितनी है और इसी पर सबसे बड़े सवाल खड़े उठ रहे हैं कि जज अगर यहां मौजूद हैं जो मात्र बहुत ही एक कम डिस्टेंस है और यहां पर अगर प्रवेश द्वार है और इस जगह पर अगर फायरिंग हुई है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितने बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या कोर्ट परिसर के भीतर जो कि एक हाई सिक्योरिटी जोन है, इतना आसान है किसी के लिए वकील की ड्रेस में वहां पर पहुंच जाना और उनके पास हथियार होना और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता। सीसीटीवी सर्विलांस होता है, अलग अलग लेयर की सिक्योरिटी होती है, लेकिन उन सभी लेयर्स को ध्वस्त करते हुए ये बदमाश इस प्रवेश द्वार से यहां पर पहुंच जाते हैं और इस एरिया में फायरिंग होती है। 40 राउंड फायरिंग, और ये फायरिंग कोई 2-3 मिनट या 5 मिनट के लिए नहीं होती है, तब तक होती है जब तक कि टारगेट जो है वो खत्म ना हो जाए। 30 मिनट तक ये पूरा घटनाक्रम रोहिणी कोर्ट में चलता है और देश की राजधानी दिल्ली इसे देखती रहती है। और हालांकि उसके बाद जवाबी कार्रवाई में जो एक्शन पुलिस ने लिया, उस एक्शन के बाद जो 2 और बदमाश थे उन्हें मार गिराया गया। लेकिन फिर भी सवाल सबसे बड़े यही है कि जज यहां पर मौजूद हैं, स्टाफ यहां मौजूद हैं, रूटीन वर्क चल रहा है और उन सबके बीच फायरिंग हो जाती है। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए घटनास्थल से। अनुज, लगातार आप दिन से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें एक एक तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं, लेकिन जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, हाई सिक्योरिटी कोर्ट परिसर में अगर ये अटैक हो सकता है तो सुरक्षा में ये जितनी बड़ी चूक है उसे लेकर अब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्या समझ पाई है, कैसे इन बदमाशों की एंट्री हो गई यहां पर? जी बिल्कुल सही सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। ये वही गेट नंबर 4 है जिससे करीब 12:30 बजे के आसपास ये दोनों बदमाश जो हैं वो अंदर दाखिल हुए हैं। चूंकि ये बदमाश जो थे वो वकील की ड्रेस में थे, इस वजह से बताया जा रहा है कि इनकी चेकिंग नहीं हुई। उसके बाद ये अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद ये लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि सीढ़ियों के जरिए कोर्ट नंबर 207 के पास पहुंचते हैं और वहां बाकायदा इंतजार करते हैं। जैसे ही गोगी को ले जाया जाता है पेशी के लिए,
तुरंत गोगी पर ये पहले से फायरिंग कर देते हैं। बताया ये जा रहा है, जांच के बाद ये पता चला है कि ये बदमाश पहले से रैकी कर चुके थे और पुलिस के पास भी ये इनपुट था। इसी वजह से गोगी की पेशी से पहले पूरे कोर्ट परिसर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। 3rd बटालियन के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और तमाम लोकल पुलिस जो थी वो मौजूद थी। जाहिर सी बात है, जितेंद्र गोगी की अगर बात की जाए तो काफी बड़ा बदमाश है। इसको पकड़ने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए थे। करीब 5 लाख का उसके ऊपर इनाम घोषित था और आखिरकार स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया। लेकिन बार बार यही बात सामने आ रही थी कि पेशी के दौरान जो उसका राइवल गैंग है यानी टिल्लू गैंग, वो हमला कर सकता है। इसका आज बाकायदा टिप ऑफ था। इसी वजह से हाई सिक्योरिटी लगाई गई थी। लेकिन यही टिल्लू तो जेल में बंद है और जेल में बंद होने के बावजूद अगर इनके लिए इस तरह का हमला करवा पाना इतना आसान है या ये उसको कर पाते हैं, तो इसी बात पर तो सवाल है कि क्या जेल के भीतर बैठकर भी इनके पास सभी सुविधाओं का एक्सेस है कि ये कहीं भी किसी से भी संपर्क कर सकता है और इनका नेक्सस उसी तरह से चल रहा है जैसे बाहर घूमते हुए चलता था। जी निश्चित तौर पर अगर हम टिल्लू की बात करें तो इससे पहले भी हमने देखा कई बार गोगी और टिल्लू के बीच में गैंगवार हुआ, सड़कों पर कई बार खून बहे। टिल्लू जो है वो जेल से बैठकर ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था, वहीं गोगी उस वक्त जेल से बाहर था, लेकिन दोनों के बीच में कई बार जो है गैंगवार हुआ। 2018 की वो घटना जिसमें बुराड़ी इलाके में गैंगवार में 1-2 राहगीर भी उसका शिकार हुए थे, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार अगर रोहिणी कोर्ट की बात की जाए तो ये कोई पहली घटना नहीं है जब कोर्ट परिसर के अंदर इस तरीके से फायरिंग हुई हो। इससे पहले भी इस तरीके की घटना यहां पे हुई थी। बावजूद इसके सिक्योरिटी में, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्यों? फिलहाल जवाबदेही तय की जाएगी। इसी वजह से ज्वाइंट सीपी के नेतृत्व में पूरी जांच कमेटी जो है वो बैठी है और वो मामले की तफ्तीश करेगी। जी, जज से 1 मीटर की दूरी पर यह फायरिंग हो जाती है और इसीलिए लगातार सवाल उठ रहे हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक को लेकर। देश की राजधानी दिल्ली में यह हो रहा है, एक हाई प्रोफाइल कोर्ट परिसर में यह सब कुछ हो रहा है, जिसकी जानकारी हमें अभी अनुज भी दे रहे हैं। लगातार उन्होंने वो सारी तस्वीरें आपको दिखाई। लेकिन यहां पर जो ये गैंग वॉर हुआ है, जो किरदार यहां पर है, जो कैरेक्टर्स यहां पर हैं, उनकी तरफ भी नजर डालना जरूरी है। जितेंद्र गोगी, क्राइम कुंडली जरा उसकी भी देख लीजिए आप एक बार। उम्र 30 साल, लेकिन 30 साल की उम्र में ही जेल के भीतर से गैंग चलाना, रंगदारी, फिरौती, मर्डर जैसे कई केसेस दर्ज हैं। 3 बार पुलिस कस्टडी से यह फरार हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने 4 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर रखा। हरियाणा पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा। तो दिल्ली से लेकर हरियाणा तक का ये इलाका जहां पर इनकी क्राइम्स का कोई अंत नहीं है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, इनके ऊपर इनाम तक यहां पर रखे गए हैं। अब आपको यह भी बता दें कि अक्टूबर 2017 में हरियाणवी सिंगर और डांसर हर्षिता दहिया की हत्या का यह मामला इसके ऊपर है। नवंबर 2017 में स्वरूप नगर में दीपक बालियान का मर्डर केस, उसमें यह इन्वॉल्व है। जनवरी 2018 अलीपुर के रवि भारद्वाज को 25 गोलियां मारी। जून 2018 बुराड़ी में टिल्लू गैंग से गैंग वॉर में 4 लोग मारे गए। अक्टूबर 2019 में नरेला में आप नेता वीरेंद्र मान को 26 गोलियां मारी। 19 फरवरी 2021 रोहिणी में ही आंचल उर्फ पवन को 50 गोलियां मारी। तो इनके लिए गोलियां चलाना तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई खेल हो। तो यहां से आप अंदाजा लगाइए कि जब इस तरह के बदमाश और इस तरह के गैंग्स एक्टिव हैं तो उनके ऊपर जो सख्ती होनी चाहिए उससे अलग जमीन पर क्या होता है कि जेल से भी इनके लिए ऑपरेट करना कितना आसान है और कैसे ये जेल के भीतर मोबाइल हो, हथियार हो, उन सबको एक्सेस कर पा रहे हैं, अपने लोगों से मुलाकात कर पा रहे हैं, उन्हें ये गाइड कर पा रहे हैं कि कैसे कहां पर हमला करवाना है। और उस हमले की जद में रोहिणी कोर्ट भी इस बार आ गया। अब आपको कुछ और जानकारियां भी यहां पर हम दे दें। जितेंद्र गोगी और सुनील टिल्लू, इनकी दुश्मनी की जो कहानी है ये भी दरअसल बड़ी फिल्मी है और भविष्य में अगर कोई आपको फिल्म भी इस पर बनी हुई दिखाई दे जाए तो आप चौंकिएगा मत। लेकिन इस पूरी कहानी को भी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। आज से 8 साल पहले तक ये दोनों गहरे दोस्त हुआ करते थे। दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में साथ पढ़ते थे। लेकिन 2013 में छात्र संघ चुनाव के दौरान ही मनमुटाव की शुरुआत हुई और फिर क्या हुआ, गोगी और उसके गैंग ने 2 नौजवान संदीप और रविंदर की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 2013 की यह घटना हम आपको बता रहे थे।
संदीप और रविंदर टिल्लू के साथी और करीबी थे और बस यहीं से इन दोनों के बीच गैंग वॉर की शुरुआत हो गई और ये दुश्मनी लगातार बढ़ती चली गई और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होते चले गए। संदीप और अंकित की मौत के बाद दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और इसके साथ ही गोगी गैंग ने टिल्लू के साथी राजू चोर को भी 21 जनवरी 2015 को मौत के घाट उतारा। तो ये पूरा आपको हम बता रहे हैं कि कौन कौन से किरदार इन दोनों के बीच थे, किसने किसको मारा, जिसके बाद ये दुश्मनी बढ़ती चली गई। 21 जनवरी को जब ये घटना हुई उसके बाद टिल्लू ने पलटवार किया। टिल्लू गैंग ने जाल बिछाया और घात लगाकर 1 महीने बाद यानी कि 23 फरवरी को गोगी के करीबी साथी अरुण कमांडो की हत्या कर दी। टिल्लू का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। सोनीपत में गोगी गैंग से जुड़े निरंजन मास्टर को भी मौत के घाट उतार दिया। अब ये गैंग वॉर पूरी तरह से इस तरह से चलने लगा जैसा कि आप हिंदी फिल्मों में जब भी गैंग वॉर्स का जिक्र होता है, 2 अलग अलग गुट दिखाई देते हैं, जो कहानियां आप फिल्मों में देखते हैं वो यहां पर आपको इन दोनों गैंग्स के बीच में दिखाई देनी शुरू हो गई। गोगी ने जवाब देते हुए टिल्लू के बेहद खास साथी विकास आलू के भाई सुमित को मार दिया। सुमित को अलीपुर में मारने के बाद टिल्लू से जुड़े देवेंद्र प्रधान को भी गोली मारी गई। इसके बदले में टिल्लू गैंग ने फिर बदला दिया, अंकित की जान ले ली जो गोगी गैंग में शामिल था। 2018 में दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में भीड़ की मौजूदगी में गोगी ने टिल्लू गैंग पर हमला किया। टिल्लू के खास साथी रवि भारद्वाज को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 किरदार जो हैं अलग अलग गुटों से एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। जैसे किसी को मारना कोई कीड़े मकोड़े मारने जैसा खेल इन लोगों के लिए आपको दिखाई दे रहा है। इस गैंग वॉर में अगली लाश गिरी टिल्लू गैंग के मुकुल की। अब इस गैंग वॉर में लाश गिरी है खुद जितेंद्र गोगी की। तो बदले की आग कहां जाकर खत्म होगी कुछ पता नहीं, लेकिन इसकी जद में आज रोहिणी कोर्ट आया जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। हम आपको वो खबर इस वक्त दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। 33 दरिंदों ने 8 महीने तक लगातार एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की। इस बच्ची का वीडियो बनाया, उसे ब्लैकमेल किया। नाबालिग बच्ची को ब्लैकमेल करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तक बनाया गया और 8 महीने तक लगातार इस बच्ची को अपनी हवस का ये लोग शिकार बनाते रहे। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के ठाणे, जहां से मेरी सहयोगी शिवानी मिश्रा आपको इस घिनौनी वारदात को सिलसिलेवार तरीके से बता रही हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में जहां एक डोंबिवली इलाके में 14 से 15 वर्षीय एक बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना सिलसिलेवार तरीके से शुरू होती है, जो कि लगभग 8 महीने चलती है। इसकी शुरुआत होती है एक खाली मैदान से। जी हां, एक खाली ग्राउंड पर जो लड़की का पुरुष मित्र विजय बताया जा रहा है, वो उसे फ़ोन करके अपने एक मित्र के घर जाने को बुलाता है और जैसे ही वो लड़की मैदान पर पहुंचती है, वहीं अपने 1 से 2 और मित्रों को बुलाकर उसका जो पुरुष मित्र है उसे आगे की ओर ले जाता है, जहां पर अनजान बच्ची के साथ घटना को अंजाम दिया जाता है। खाली मैदान के बाद जब लड़की यानी कि विक्टिम रिक्शे में बैठती है अपने करीबी दोस्त के साथ, उसके बाद उस रिक्शे में और 2 लोग शामिल होते हैं, जिसमें से एक आरोपी रिक्शा चालक बताया जा रहा है। और इसी तरह से हमेशा रिक्शे के दौरान ही रिक्शे में बिठाकर उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। दोस्त के घर ले जाने के बहाने से जहां पीड़िता को अलग अलग लोगों के घर ले जाया जाता था, अलग अलग लॉजेस में लेके जाया जाता था, वहां पर डोंबिवली के कई सारे अलग अलग फ्लैट्स में अलग अलग ठिकानों पर पीड़िता को ले जाया जाता था, जहां पर उसे नशीले पदार्थ खिला पिलाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न की इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता था। बता दें कि 9 लोगों ने मिलकर डोंबिवली के एक फ्लैट में जहाँ पीड़िता के पर अत्याचार किया, वहीं ये सिलसिला कई अलग अलग ठिकानों में डोंबिवली इलाके में शुरू से चलता रहा। एक तरफ जहां आरोपी विजय और तुषार पीड़िता को लगातार कॉल करके अलग अलग जगहों पर मिलने को बुलाते थे, तो वहीं पीड़िता ने उनके नंबर्स को डिलीट कर दिया। लेकिन
एक व्हाट्सएप ग्रुप मई 2021 में बनाया गया जिसके अंदर आरोपी और पीड़िता सभी एक साथ मौजूद थे। जब ये इस दुष्कर्म को करते थे तो उसकी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड की जाती थी जो कि इस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर की जाती थी, जिससे कि पीड़िता को ब्लैकमेल किया जा सके, उसे टॉर्चर किया जा सके और अपनी शर्तों पर उसे हर जगह बुलाया जा सके। बता दें कि डुम्बिवली के कई सारे फ्लैट्स के साथ साथ नवी मुंबई की बिल्डिंग्स और चॉल्स में इस पूरी घटना को कई बार अंजाम दिया गया, जहां पर एक बार 11 आरोपियों ने एक साथ इस दुष्कर्म को अंजाम दिया था। जनवरी 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक जहां लगातार इस घटना को दोहराया जा रहा था, वहीं बता दें कि 22 सितंबर का वो दिन था जहां 5 लोगों ने इस घटना को, गैंग रेप को आखिरी बार अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी और डोंबिवली के मानपाड़ा पुलिस थाने में इसको रिपोर्ट किया गया। FIR दर्ज हुई जहाँ 24 घंटे के भीतर 23 अरेस्ट हुई हैं। अब तक पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान 28 अरेस्ट हो चुकी है, जिसमें से जो 2 हैं वो माइनर बताए जा रहे हैं जिनकी उम्र 17 साल है। हालांकि व्हाट्सएप चैट पर शेयर हुई वीडियोस की अभी भी तहकीकात चल रही है। सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने अंतर्गत पुलिस ने ले लिया है। SIT की 4 टीम गठित करने के बाद अब मामले की जांच इस एंगल को लेकर हो रही है कि जहां जो आरोपी हैं वो पीड़िता के सोशल मीडिया के जरिए और एक से दूसरे दोस्त के जरिए बने दोस्त थे, तो आखिर इस पूरे नेक्सस में इस फोन वीडियो शेयरिंग के अंदर और कितने लोग शामिल है और इसकी क्या अरेस्ट की जो संख्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है या नहीं, जिसको लेकर राजनीति गरमा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में लगातार ऐसे केसेस को दर्ज होने के बाद देखना ये होगा कि राजनीति गरमाने के बाद इन सारी घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेता है। तो महाराष्ट्र में थाने में 236 दिन तक ये सब कुछ चलता रहा, जिसकी पूरी रिपोर्ट शिवानी अभी आपको बता रही थी। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ शिवसेना से किशोर तिवारी इस वक्त मौजूद हैं और बीजेपी से शाइना NC जुड़ गई हैं हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार शाइना जी। किशोर जी, मैं शुरुआत आपके साथ कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम कम से कम बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर संजीदगी के साथ बात करेंगे। जो कुछ भी इस लड़की के साथ हुआ उससे अलग हैरानी इस बात पर होती है कि जो आरोपी हैं वो इतने बेखौफ क्यों हैं। 8 महीने तक एक क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है, उसका वीडियो बनाया जा रहा है। इतनी हिम्मत इन लोगों के अंदर है कि वो उस वीडियो को बनाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसमें शेयर करते हैं, लड़की को धमकाते हैं और मजबूर करते हैं कि उसको उसी तरह से अपनी हवस का वो शिकार बनाते रहें। क्यों इनके मन में कानून का डर नहीं है? किशोर तिवारी जी। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि जो घटना हुई उसको हमने बहुत सीरियसली लिया है और एक घृणास्पद बात है और समाज की एक विकृति जो सब तरफ दिख रही है वो आ चुकी है बाहर। और 8 महीने तक ये चला, यानी 21 जून से अभी सितंबर के 22 तारीख तक चला है। और वो मैं उस माता का और वो बेटी का दुख तो मैं जानता हूं और मेरी उसके साथ संवेदना है, लेकिन सरकार ने सभी कलमों में, सभी सख्त धाराओं में सब 33 लोगों के में से 28 लोगों को अरेस्ट कर लिया और किसको भी छोड़ेंगे नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री ने बोला है कि सख्त से सख्त सजा हो, इसलिए हमने रैपिड कोर्ट में किशोर जी, अब तो वो कानून के दायरे में आ गए हैं, एक्शन तो होगा ही, वो तो बात अलग है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन लोगों के मन में डर क्यों नहीं है? ये इतने बेखौफ क्यों हैं कि कुछ भी करते चले जाएंगे? 8 महीने तक ये सिलसिला चल रहा है। आखिर ये डर बिठा पाने में इनके भीतर सरकारें क्यों नाकाम है? नहीं, ये देखिए आप, ये बात जो संज्ञान में आई है और 33 भी आरोपी का हमने बैकग्राउंड भी चेक किया है, तो और ये घटना हम अपने आप में ही इस सरकार को भी किरकिरी है। और मैं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर रहा हूं कि समाज और सरकार दोनों को सीख है। मैं तो डोंबिवली, चलिए आपने कम से कम ये स्वीकार किया। शाइना NC, कहां चूक हो रही है? जी हाँ, आखिर क्यों इन लोगों के मन में खौफ नहीं है? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र सरकार के प्रति कानून का खौफ क्यों नहीं है? शाना बीजेपी के लीडर ज्यादा है लोग सर, उन्होंने सवाल मुझे पूछा, अभी धीरज से सुन लीजिए। 33 लोग
जहां 2 माइनर्स हैं। एक 15 साल लड़की के साथ बलात्कार होता है, एक बार दो बार नहीं, 8 महीने के लिए लगातार। और आप कहां देख रहे हैं और कैसे न्याय दे रहे हैं? जब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम SIT एक रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर के साथ कॉन्स्टिट्यूट हुआ, तब तक जो नुकसान इस 15 साल की लड़की के साथ हुआ वो तो हुआ ही है, लेकिन आप जो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाएं। पुलिस ने अभी कहा है कि 24 युवाओं को और 2 माइनर्स को उन्होंने अरेस्ट किया, लेकिन जो टोटल 26 लोग मौजूद थे जिसमें से 2 माइनर्स, तो आज जो आप अपने तरफ राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे तो समाज में महाराष्ट्र की जनता क्या सोचेगी? जो ये लड़की हमारी कोई भी लड़की हो सकती है 15 साल की, जहां सोशल मीडिया पे ये पता चलता है कि जनवरी से लगातार उनके साथ उनको ब्लैकमेल किया गया। नहीं, लेकिन किशोर तिवारी जी, आपको षड्यंत्र क्यों लग रहा है? षड्यंत्र की बात कहां से है? यहाँ पर तो हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर अपराधी डरते क्यों नहीं है? स्टेट पुलिस महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, किशोर तिवारी नहीं है। एक सेकंड, किशोर तिवारी जी, आपको ये षड्यंत्र क्यों लग रहा है? क्या आंकड़े षड्यंत्र की भाषा बोल रहे हैं? आंकड़े क्या कह रहे हैं इस वक्त मेरे हाथ में है? 31 अगस्त तक इस साल 619 केसेस सामने आए हैं मुंबई में रेप के, और मुंबई में 2020 की अगर बात करें 767 केसेस सामने आए हैं। क्यों आ रहे हैं ये केसेस? अगर सब कुछ ठीक तरीके से हो रहा है, इनके पीछे किसका षड्यंत्र है? क्यों हम लड़कियों को सुरक्षा दे पाने में नाकाम है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सीरियसली लिया है। हमने अभी दामिनी पथक भी बनाए हैं डिवीजन लेवल पर, और जो घटना हुई है और जो लोग पकड़े गए हैं, तो उन्होंने तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के बच्चे ज्यादा है उसमें। और चाइना एनसी जी, सिस्टम का फेल्यूर है, समाज में विकृतियां बहुत फैली है। आप इसमें राजनीति कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। बात कर रहे हैं आप? राजनीति कर रहे हो आप। सेक्शन 376 तुम्हारे पार्टी के तो बहुत नेताओं के बच्चे, रिपीटेड रेप के लिए, गैंग रेप के लिए, रेप ऑन अ वुमन अंडर 16 इयर्स ऑफ एज, इंडियन पीनल कोड के प्रोविजन। शाइना एनसी जी, मैं इस सवाल को थोड़ा और बड़ी तस्वीर की तरफ ले जाना चाहती हूँ। शाइना जी, महाराष्ट्र में जो केस हुआ इस बच्ची के साथ जो हुआ, ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में जहां आप लोगों की भी सरकारें हैं, वहां पे भी केसेस सामने आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही आता है कि देश में लॉ मौजूद है, कानून मौजूद है, सख्त धाराएं हैं, फिर भी क्यों डर नहीं लगता अपराधियों को? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि सबसे जरूरी क्या है बलात्कार के केसेस में? कानून का खौफ। जब इतने सारे सेक्शंस में FIR दर्ज हुआ है, रेप, रिपीटेड रेप, गैंग रेप, रेप ऑन अ गर्ल अंडर 16 इयर्स, पॉस्को के निमित्त, तो एकनाथ शिंदे जो गार्डियन मिनिस्टर हैं थाने डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा कि आप तहकीकात कीजिए, आप एक्शन लीजिए, लेकिन वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। 15 साल की लड़की 8 महीने लगातार, I think अफसोसजनक कितनी है जहां, अरे पुलिस ने पूरी एक्शन ले ली है। किशोर तिवारी जी, पुलिस का एक्शन जो हो रहा है वो तो अब वो प्रक्रिया तो अब लंबी चलेगी कि अब पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर उसकी चार्जशीट बनेगी, फिर ट्रायल चलेगा। लेकिन इन सब के बीच क्या जिस संवेदनशीलता की जरूरत है महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान से जुड़े मामलों को लेकर, वो कमी है? उसको आप कमी के तौर पर मानते हैं? नहीं, यही एंगल पर हमने सर्वपक्षीय बैठक भी बुलाई है, और मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से उसके लड़की के दोस्त ने उससे पहले शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद मित्रों को भी बोला। तो ये घटना को हमने बहुत सीरियसली लिया है। ये समाज के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए शर्म की बात है, ये मैं पहले कबूल कर रहा हूं। अब चाइना एनसी कहती है कि हमारे पालक मंत्री जो वहां के एकनाथ शिंदे है, बोलो ये घटना हो रही थी तो ये घटना के अंदर उस लड़की को ब्लैकमेल कर कुछ लोग ने ये सब किया और एक रैकेट ऑपरेशन। देखिए, हमारी मांग स्पष्ट है। डोंबिवली के रेप केस में हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरिकर, दोनों ने पूछा है कि ऑल पार्टी मीटिंग आवश्यक है। बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के प्रति,
और जो पॉलिटिकल मुझे उम्मीद यही है कि कम से कम ये मामला अब राजनीतिक दलों की आपसी राजनीति में ना फंस जाए, बल्कि इस बच्ची के साथ जो हुआ है उस मामले में जल्द से जल्द न्याय हो और आरोपियों को, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बात करने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। असम के दरंग में कल पुलिस के एक्शन में 2 लोगों के मारे जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। दरंग जिले के सिपाझार में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस की कार्रवाई के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई। एनक्रोचमेंट हटाने गई पुलिस टीम पर अचानक कुछ लोग लाठी डंडों के साथ हमला करते हैं। पुलिस ने हिंसक स्थानीय लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हुए फायरिंग की। पुलिस की इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। इस एक्शन का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पुलिस की फायरिंग में एक शख्स की मौत होने के बाद एक फोटोग्राफर शव के साथ क्रूरता करता हुआ दिखाई दे रहा है। सूचना मिली है कि इस फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच गुवाहाटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने का ऐलान किया गया है। अब आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, आखिर झड़प शुरू क्यों हुई। दरअसल असम पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चला रही थी। असम के दरांग में 4500 बीघा जमीन को खाली करवाने के निर्देश थे। यहां पर 800 परिवारों को हटाया गया। गुरुवार को पुलिस बाकी के 200 परिवारों को हटाने के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। लाठी डंडों के साथ पुलिस पर पत्थर से हमला किया गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हिंसा में 9 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं असम के दरांग जिले, जहां कल ये हिंसा भड़की। टाइम्स नाउ की रिपोर्टर प्रियांक त्रिपाठी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। सोशल मीडिया पे चली रिपोर्ट जिसमें कहा जा रहा था कि जो पीड़ित जिनकी मृत्यु हुई थी कल, वो इस गांव के नहीं थे। उसकी पड़ताल करते हुए टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम ब्रह्मपुत्र नदी के इस कोने में आई है, जो मौके से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर आगे है। ये जो टेंट के शेड्स बने हुए हैं, यहाँ पे मोइनुल हक की पूरा परिवार रहता है। ये मोइनुल हक की धर्मपत्नी है और इनके ये 3 बच्चे हैं जो यहाँ पे अब अपने पिता के इंतजार में बैठे हैं। इनके परिवार वालों के अनुसार मोइनुल हक गए थे किसी मीटिंग में, जो कि सरकार और जो यहाँ के गांव वाले थे उनके बीच की जो मीटिंग थी उसके बीच वो मौजूद थे। उसके बीच क्या हुआ, ये एक जांच का विषय है। अब पीड़ित परिवार सरकार से न्याय की मांग कर रहा है। जिस तरीके से अब इस पूरे परिवार के सर पे से कोई भी आसरा नहीं रहा, कोई भी कमाने वाला नहीं रहा, उसके लिए भी अब सरकार से उम्मीद की जा रही है। कैमरा सहयोगी प्रदीप कलिता के साथ प्रियांक त्रिपाठी, असम, टाइम्स ऑफ नवभारत। इस मामले में क्या एक्शन लिया गया है? शव पर कूदने वाले फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य सरकार ने इस बीच जांच को लेकर आदेश भी दिए हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अब इस मामले की जांच करेंगे। असम पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। असम में हिंसा मामले में टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर हर्षा चांदवानी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से बात की। सर, लगातार ये बात कही जा रही है कि आखिरकार बल का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा, गोली का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। भूमि विवाद था, शांति से भी उसको सुलझाया जा सकता था, लेकिन गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। किन परिस्थितियों में हुई है, ये जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हम लोग कह सकेंगे। लेकिन ये है किसी सरकारी अतिक्रमण जो कृषि भूमि पर था उसको लेकर के ये घटना हुई है। इसमें जो लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सर, विपक्ष ने भी सवाल उठाया है कि ये जो वहाँ पे अराजकता हुई है ये प्रायोजित थी, सरकार की प्रायोजित थी। राहुल गांधी ने खुद कहा है। साथ ही साथ कई संगठन है जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनका कहना है जितने लोग बेघर हुए हैं, जिन्होंने अपने घर खोए हैं, सरकार उनको दूसरी जगह घर दे, उनको आवाज़ दे, उनको रहने की जगह दे। देखिए, विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है तो वो हर चीज़ में राजनीति देखते हैं। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो लोग बेघर हुए हैं, जिन लोगों का कुछ नुकसान हुआ है, उनके बारे में सरकार संवेदनशील है और हम उस पर काम करेंगे। डेंगू का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में लगभग हर दिन डेंगू के नए केसेस सामने आ रहे हैं। सबसे बुरा हाल तो राजधानी दिल्ली का है, जहां साल 2019 के बाद सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। अकेले सितंबर महीने में ही दिल्ली में डेंगू के जितने नए केसेस मिले हैं वो दिल्ली के कुल केसेस का 41% है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से दिल्ली में डेंगू के नए केसेस बढ़ रहे हैं। सितंबर के महीने में दिल्ली में बारिश भी काफी हुई, जिसकी वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया और फिर मच्छरों के पनपने का खतरा भी बढ़ गया है। दिल्ली में डेंगू से कितना बुरा हाल है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रेरित ने और बताने की कोशिश की कि इस बार किस तरह से डेंगू के नए केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती है।
2 साल बाद फिर से राजधानी दिल्ली में तेजी से पांव पसार रहा है डेंगू, और डेंगू राजधानी दिल्ली वासियों को एक बार फिर से चपेट में लेने लगा है। यदि हम 2019 के आंकड़ों की बात करें तो इस अवधि में 2019 में 217 डेंगू के मामले थे, लेकिन अगर हम इस बार की बात करें तो 18 सितंबर तक राजधानी दिल्ली के अंदर कुल 211 डेंगू के मामले हैं। यानी कि जिस तरीके से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं कि 2019 के बाद 2021 में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य महकमे ने इस बात को लेकर के भी चेतावनी दे दी है लोगों को, क्योंकि कोरोना महामारी के ऐसे वक्त में जब जिस तरीके से डेंगू अपना पांव पसार रहा है, जिससे लोगों के लिए बड़ी चुनौती है और बड़ा खतरा है। क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद वाटर लॉगिंग की स्थिति बन रही है, उसको लेकर के भी जो डेंगू का जो लार्वा है वो ज्यादा पनप रहा है और लोगों में ज्यादा फैल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि वो पूरी व्यवस्था अपनी की हुई है, जो भी डेंगू के मरीज आ रहे हैं उनके लिए वो उपचार कर रहे हैं। लेकिन निगम का साफ तौर पर यह आरोप है, दिल्ली नगर निगम है, उनका साफ तौर पर आरोप है दिल्ली सरकार के ऊपर कि दिल्ली सरकार जो प्रचार और प्रसार में जितने पैसे खर्च कर रही है, वो दिल्ली सरकार यदि वो फंड अगर एमसीडी को दे दे तो हमें ज्यादा सुविधा होगी लोगों तक इस डेंगू के लार्वा को रोकने में या फिर डेंगू को दिल्ली में रोकने में। 4 तरह के स्ट्रेन होते हैं, D1, D2, D3 और D4। जो D2 स्ट्रेन होता है वो काफ़ी घातक और ख़तरनाक स्ट्रेन होता है। डेंगू के अंदर जो हीमोरेजिक फीवर होता है या डेंगू शॉक सिंड्रोम, उसका मुख्यतः कारण D2 स्ट्रेन को ही माना जाता है। इस बार जो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन है वो डेंगू का D2 स्ट्रेन है। डेंगू के अगर लक्षणों की बात करें तो इसके अंदर मरीज को तेज बुखार आना, मांसपेशियों और जोड़ों के अंदर दर्द होना, इसके अलावा आँख के पिछले हिस्से के अंदर दर्द होना। डेंगू के लिए एक बहुत ही आसान सा टेस्ट है जिसको हम NS1 एंटीजन टेस्ट कहते हैं, जो पहले या दूसरे दिन टेस्ट कराने से ही पता लग जाता है। और अगर हम 5वें दिन के बाद बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और इसे लेकर अहम अपडेट इस वक्त यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। द्विपक्षीय वार्ता से पहले ये संबोधन संभव है, इस तरह की खबर आ रही है। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये द्विपक्षीय मीटिंग होनी है और उससे पहले संबोधन हो सकता है, मीडिया से बात कर सकते हैं। और जो ये संबोधन होगा यकीनन किस दिशा में दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसी रिश्तों को लेकर क्या सोच है, क्या विजन है, इसे लेकर जानकारी दी जा सकती है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब कल प्रधानमंत्री अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिले थे तो उस दौरान भी आपने मीडिया को एक छोटी सी ब्रीफिंग इस तरह की देखी थी, जिसमें दोनों ही नेताओं ने अपना अपना पक्ष और अपने अपने देश का स्टैंड रखा और सोच रखी और आपसी संबंधों पर टिप्पणी भी की। तो दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका के प्रमुख आज व्हाइट हाउस में आमने सामने की मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात ऐसे बदले हालात में हो रही है जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़कर उबरने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के अस्थिर होने की वजह से दुनिया के लिए आतंकवाद एक बार फिर से बड़ी चुनौती बन रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात में इन्हीं चुनौतियों से मिलकर लड़ने की रणनीति पर अहम चर्चा होगी।